आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं राउल्ट का नियम। तो आज हम लोग राउल्ट के नियम को डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल बनते हैं। ठीक है, तो हम राउल्ट के नियम के बारे में जानते हैं। तो राउल्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, राउल्ट नाम के कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने तन विलयनों के वाष्प दाब को एक्सप्लेन करने के लिए 1866 में एक नियम दिया था। ठीक है, क्या किया? राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1866 में, ठीक है, 1866 में एक नियम प्रतिपादित किया और इस नियम को इन्हीं के नाम के आधार पर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो 1866 में इन्होंने क्या दिया था? एक नियम दिया था। किसके लिए? तन विलयनों के वाष्प दाब को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या बताया इन्होंने कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसे हम गणितीय रूप से कैसे देख सकते हैं? तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है राउल्ट के नियम का गणितीय रूप। जहाँ P माइनस पी एस क्या होता है? P माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन है और P माइनस पी एस अपान P वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है। ठीक है, N अपान N प्लस N क्या होता है? विलय का मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर P क्या होगा? P होगा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, और जो PS है वो हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। N बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N बराबर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। और जो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इस पूरे को हम बोलेंगे विलय का मोल प्रभाज। क्या बोलेंगे इसे? विलय का मोल प्रभाज। और जो P माइनस पी एस अपान P होगा इसे हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इस नियम का प्रतिपादन 1866 में राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने तन विलयनों के वाष्प दाब को एक्सप्लेन करने, वाष्प दाब को समझाने के लिए इस नियम का प्रतिपादन किया था। इसीलिए इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं। तो अब हम इसकी क्या देखेंगे? अब इसके हम और मतलब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका वाष्प दाब का मतलब राउल्ट का नियम हो गया, और भी इसके आगे हम इसके क्या देखेंगे? इसके एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग इसकी क्या करते हैं? राउल्ट के नियम की सीमाएं देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ तक राउल्ट का नियम फॉलो हो सकता है। तो पहली इसकी सीमा है, मतलब पहला इसका जो लिमिटेशन है कि यह नियम जो होता है वो केवल तन विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, यह नियम केवल क्या होता है? तन विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, तो देखो तन विलयन का मतलब होगा कि राउल्ट के केस में हम तन विलयन बोलेंगे। शांत रहो बच्चों। तन विलयन का मतलब होता है मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर हर मतलब 100% ये नहीं कह सकते हैं कि तन विलयन ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या एक टर्म यूज कर सकते हैं? आदर्श विलयन। ठीक है, कौन सा यूज कर सकते हैं? आदर्श विलयन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पर लागू होता है। अगला है सांद्र विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है, यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, केवल तन विलयन मतलब आदर्श विलयन पर लागू होगा, सांद्र विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। अगला देखते हैं कि यह नियम उन पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है जहां विलय विलायक के साथ या विलायक विलायक के साथ क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो यह नियम उन पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता है जहां विलय विलय के साथ या विलायक विलायक के साथ या विलय विलायक के साथ क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं। अगला है इसका वे पदार्थ जो विलयन में वियोजित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, या संगुणित हो जाते हैं, मतलब एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, उन पदार्थ पर भी, ठीक है, उन पदार्थों
उन पदार्थों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, यह नियम लागू नहीं होता। तो चार ये क्या है, इसके लिमिटेशन है। अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या इसके एप्लीकेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, इसके एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन होता है कि अणुभार ज्ञात करने में। तो अणुभार किसका ज्ञात करने में, विलेय या विलायक। ठीक है, विलेय या विलायक का अणुभार ज्ञात करने में। ठीक है, विलेय या विलायक का अणुभार ज्ञात करने में। अब देखो, विलेय और विलायक का अणुभार ज्ञात करने में कह सकते हैं, तो इस नियम की सहायता से हम किसी विलेय और विलायक का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। माना विलेय के स्मॉल डब्लू ग्राम को विलायक के कैपिटल डब्लू ग्राम में घोला गया है। ठीक है, घोला गया है। ठीक, तो माना विलेय के स्मॉल डब्लू ग्राम को विलायक के कैपिटल डब्लू ग्राम में घोला गया है। विलेय का अणुभार है स्मॉल m एंड विलायक का अणुभार कैपिटल M हो तो। ठीक, क्या बताया गया कि माना कोई विलेय है जिसे विलायक में घोला गया, तो विलेय के स्मॉल डब्लू ग्राम को विलायक के कैपिटल डब्लू ग्राम में घोला गया है, और जो विलेय का अणुभार है वो स्मॉल m है और विलायक का अणुभार क्या है, कैपिटल M है। तो यहाँ से हमारे पास भार है और अणुभार है, तो हम क्या कर सकते हैं, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का मोल क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विलेय का भार क्या है, विलेय का भार हमने लिया था स्मॉल w, और विलेय का अणुभार कितना है, स्मॉल m। तो स्मॉल n बराबर क्या आया, स्मॉल n बराबर आया स्मॉल w अपान स्मॉल m। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, विलायक के मोल निकाल लेंगे। ठीक है, किसके मोल निकाल लेंगे, विलायक के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक, तो विलायक के मोल हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो विलायक का भार होगा वो क्या है, कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये हमारा हो गया, ये हमारी समीकरण 2 हो गई। तो बच्चों यहाँ तक आपने क्या सीखा कि मतलब हमें इस नियम की सहायता से क्या करना है, विलेय या विलायक का अणुभार ज्ञात करना है। तो माना विलेय के स्मॉल डब्लू ग्राम को विलायक के कैपिटल डब्लू ग्राम में घोला गया, विलेय का अणुभार स्मॉल m है और विलायक का अणुभार कैपिटल M है। तो यहाँ पर हमने विलेय का मोल निकाला और विलायक का मोल निकाला, तो हमारे पास समीकरण आई स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m, कैपिटल N बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये हमारे पास समीकरण है, और इसे थोड़ा विस्तार ठीक है। आप क्या करते हैं, बी नो दैट हम जानते हैं कि जो हमारा राउल्ट का नियम होता है वो P माइनस पी एस अपान P बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N।
पीछे अभी हमने क्या किया था, स्मॉल एन एंड कैपिटल एन के मान थे, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, तो स्मॉल एन एंड कैपिटल एन के मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल एन का मान कितना आया था, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, ये हमारी आ गई समीकरण। चूंकि तन विलयनों के लिए कैपिटल एन की अपेक्षा स्मॉल एन का मान नगण्य होता है। ठीक है बेटा, कैसा होता है, निगलेक्ट मान लेंगे। ठीक, तो हमने स्मॉल एन एंड कैपिटल एन का मान P माइनस पी एस अपान पी इजक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन में जब हमने पुटअप किया तो हमारी समीकरण क्या है, P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम आया। तो इस हम जानते हैं कि जो तन विलयन होते हैं, ठीक है, जो कैसे विलयन होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उसके लिए कैपिटल एन की अपेक्षा जो स्मॉल एन होता है उसका मान नगण्य होता है। तो हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, इसलिए P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, ये हमारी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी समीकरण हो जाएगी। ठीक, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, P माइनस पी एस अपान पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणा कैपिटल एम अपान स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। इस वाले सूत्र से, ठीक है, इस वाले सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, विलायक का अनुभार यानी कि कैपिटल एम की गणना कर सकते हैं, विलेय का अनुभार यानी कि स्मॉल एम की गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारा राउल्ट का नियम है। राउल्ट के नियम की क्या सीमाएं थी और राउल्ट के नियम के क्या एप्लीकेशन है, उसके एप्लीकेशन की सहायता से राउल्ट के नियम के एप्लीकेशन में हमने आपको बताया कि इसे विलेय और विलायक के अनुभारों को ज्ञात किया जा सकता है। 2 मिनट का और मतलब 1 सेकेंड और लगेगा। इसमें एक टर्म आया था कि ये जो विलयन है वो तन विलयनों पर लागू होता है। तो हमने आपको बताया था कि तनुक ना कहकर हम वहां पर क्या बोलेंगे, आदर्श कहेंगे। ठीक है, आदर्श विलयन कहेंगे। तो आदर्श विलयन और आप कह सकते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। वे विलयन जो ताप दाब की प्रत्येक परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। क्लियर, वे विलयन जो ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे बेंजीन और टाइलून का जो सॉल्यूशन होता है वो आदर्श विलयन के श्रेणी के अंतर्गत आता है। अनादर्श विलयन का मतलब क्या होता है, वे विलयन जो ताप दाब की प्रत्येक परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल का विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम का पालन हर परिस्थिति में नहीं करता। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने पूरा राउल्ट का नियम कवर किया है। क्या राउल्ट का नियम है, क्या राउल्ट के नियम के एप्लीकेशन है, क्या उसके अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन के आधार पर अनुभार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, क्या उनके मतलब आदर्श विलयन होते हैं, क्या अनादर्श विलयन होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे, मतलब उम्मीद पूरी है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।